गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बहुलकों के अणुभार के निर्धारण की कुछ मेथड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनमें क्या क्या लक्षण उपस्थित होते हैं और उनका भार कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम बहुलकों के अणुभार मॉलिक्यूलर वेट को ज्ञात करने की मेथड्स देखेंगे। तो बहुलकों के या पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करते हैं उस वेट ज्ञात करने की कई विधियां हैं। उनमें से जो मेन है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, विस्कोसिटी मेथड और लाइट स्कैटरिंग मेथड, और लास्ट जो है सेडिमेंटेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स। तो फर्स्ट अपन लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड या परासरण दाब विधि। इसमें क्या होता है कि जो बहुलक होते हैं उन बहुलकों में क्या होते हैं कि अत्यधिक मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अत्यधिक मॉलिक्यूलर वेट होने से जो उनका फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग में उनके अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन का मान इतना कम होता है कि इसका सही मान ज्ञात करने में काफ़ी कठिनाई आती है। तो अतः परासरण दाब विधि का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इनके अत्यधिक मॉलिक्यूलर वेट की वजह से इनके जो हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन जो है उसका मान इतना कम होता है कि सही भार अपन ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए अपन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को यूज में लेते हैं। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब एक शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से एक और विलयन उसके दूसरी ओर हो, यानी कि एक अपन पात्र लेते हैं, उस पात्र में अपन क्या लगाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं। उस झिल्ली के एक तरफ तो अपन क्या लेते हैं, शुद्ध विलायक, और दूसरी तरफ अपन क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं। तो परासरण दाब क्या होता है कि वह शुद्ध विलायक की ओर से बढ़ता है और द्रवों की अपनी सांद्रता को बनाए रखने की प्रवृत्ति की वजह से परासरण दाब उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरी तरफ विलयन होता है। तो परासरण दाब की वजह से क्या होता है कि जो शुद्ध विलायक होता है, यानी कि विलयन जो शुद्ध विलायक की ओर बढ़ता रहता है विलयन, तो उसमें क्या होता है, और द्रवों की अपनी सांद्रता को बनाए रखने की वजह से परासरण दाब उत्पन्न होता है। तो अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है वह क्या होती है, सेलोफेन झिल्ली प्रयुक्त होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में अपन क्या लेते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन काम में लेते हैं, जिसमें से क्या होता है, केवल और केवल विलायक के अणु ही स्वतंत्रतापूर्वक निकल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से केवल विलायक के अणु तो आ जा सकते हैं इधर, लेकिन विलेय के कण नहीं आ सकते। तो झिल्ली प्रयुक्त होती है जिसमें विलायक के अणु ही स्वतंत्र रूप से निकल सकते हैं। अगर बहुलक में कोई अशुद्धि हो तो वह भी बाहर निकल सकते हैं। तो इस विधि में यानी कि झिल्ली में से होकर क्या होता है, निम्न अणुभार की जो प्रजातियों का है विसरण नहीं होना चाहिए। तो वॉन थॉप ने बताया कि परासरण दाब विधि के अंदर क्या बताया, वॉन थॉप ने बताया कि परासरण दाब विलेय के आणविक आकार के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो गया P बराबर CRT/M। तो वॉन थॉप का जो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P बराबर CRT/M। C क्या हो जाएगा, विलयन की कंसंट्रेशन जो ग्राम प्रति लीटर के अंदर, P हो जाएगा अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, और M हो जाएगा विलेय का अणुभार या विलेय का मॉलिक्यूलर वेट, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं बहुलक का अणुभार। R गैस कांस्टेंट और T क्या हो जाता है, टेम्परेचर। अब इसमें क्या होता है कि साधारण विलयों में क्या होती है कि 1% सांद्रता तक के विलयनों के लिए तो प्रयुक्त होता है ये समीकरण, लेकिन अगर उच्च अणुभार वाले बहुलक हैं तो उन विलयनों के लिए अपन इसको मानते नहीं है, क्योंकि उनकी सांद्रता कितनी भी कम क्यों न हो, क्योंकि विलायक के अनेक छोटे छोटे वृहद अणु क्या होते हैं कि दीर्घ श्रृंखलाओं में फंस जाते हैं और इस प्रकार विलयन में से पृथक हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है कि विलयन की जो प्रभावी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। इसलिए बहुलकों के अपन क्या करते हैं कि जो इक्वेशन अपन ने 5.5 ली है, इस समीकरण को अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग लॉ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वॉन थॉप का जो सामान्य समीकरण है वो केवल और केवल
1% सांद्रता तक के विलयनों के लिए ही प्रयुक्त होता है। यानी जिनकी उच्च सांद्रता होती है या उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं उनके लिए अपन इसको नहीं मानते। तो 1% सांद्रता वाले विलयनों के लिए तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, एक तरह से ये जो वन टॉप का जो सामान्य समीकरण है वह लिमिटिंग लॉ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि जैसे अपन ने देखा लिमिटिंग लॉ के रूप में अपन इसको लिखेंगे तो लिमिटिंग लॉ में क्या आ जाएगा, P/C लिमिटिंग C इक्वल टू 0 RT/M। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन 5.6। यानी कि जब विलयन की सांद्रता शून्य की ओर अग्रसर होती है तो P/C का क्या सीमांकन मान कितना हो जाएगा, लिमिटिंग मान कितना हो जाएगा RT/M। क्योंकि अपन कहते हैं कि जो वॉन टॉप का समीकरण है वो केवल लिमिटिंग लॉ के रूप में कार्य करता है। तो जब कंसंट्रेशन शून्य की ओर जाती है तो उसमें P/C का मान किसके बराबर हो जाएगा, RT/M के बराबर होता है। अतः किसी बहुलक का जो अणुभार ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न न्यून सांद्रताओं के हैं तो विलयनों का परासरण दाब परासरण मापी द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो माना कि C1 C2 C3 ये कंसंट्रेशन दे रखी है अपन ने, इन सभी सांद्रताओं के लिए अगर अपन परासरण दाब ज्ञात करते हैं P1 P2 आदि है। जब अपन P/C यानी कि सीमांकन मान तो P/C और C के मध्य अगर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पर अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होती है और वो जो सरल रेखा है वो शून्य से न प्राप्त होकर कुछ ऊंचाई से प्राप्त होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, अंतःखंड कहते हैं। और इसका अंतःखंड क्या हो जाएगा, P/C सीमांकन 0 के बराबर। तो अंतःखंड का जो मान आता है वह क्या होता है, P/C इक्वल टू 0 यानी लिमिटिंग लॉ के रूप में कार्य करता है। तो इस समीकरण में अपन रख करके क्या करते हैं, बहुलक के अणुभार का परिकलन करते हैं क्योंकि M क्या दर्शाता है, विलेय का या बहुलक का अणुभार। तो यह विधि द्वारा अपन उच्च बहुलक अणुओं का अणुभार न्यूनतम त्रुटि के साथ ज्ञात किया जा सकता है। स्ट्रेट लाइन और इसमें ये वाली जगह जो है वो क्या कहलाती है, अंतःखंड कहलाती है। अंतःखंड किसके बराबर हो जाएगा, P/C सीमा C इक्वल टू 0। तो इस अणुभार से अपन संख्या औसत अणुभार ज्ञात होता है। यह जो अणुभार ज्ञात होता है वो होता है संख्या औसत अणुभार। नेक्स्ट मेथड यानी कि नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बहुलक विलयनों का जब परासरण दाब मापने के लिए अपन उपकरण प्रयुक्त करते हैं तो उसमें क्या है कि एक छिद्रित प्लेट पर अपन सेलोफेन लगा देते हैं, झिल्ली इस छिद्रित प्लेट पर, और एक महीन केस नली उसके अंदर फिट कर देते हैं ताकि जल की अधिक मात्रा नलिका में प्रवेश नहीं कर सके तथा विलयन क्या हो जाए, तनु न हो सके। तो इस विधि में क्या होता है कि विलायक तो क्या होता है, जो अर्धपारग में ये बाहर की तरफ विलायक है और इसके अंदर अपना क्या है, विलयन। तो इसमें क्या होता है कि विलायक अर्धपारग में झिल्ली से क्या होगा, प्रवाहित होकर बहुलक विलयन वाले खंड में पहुंचने लगता है। लेकिन केस नली विलयन की ऊंचाई में वृद्धि होने लगती है। अतः नलिका से अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, ऊंचाई ज्ञात करके पता लगा लेते हैं कि कितना इसमें से इसके अंदर प्रवेश किया है, यानी ऊंचाई नोट कर लेते हैं अपन। फिर इस ऊंचाई से अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, उनका परासरण दाब ज्ञात करते हैं। क्योंकि परासरण दाब बराबर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू H/dg। H यहाँ पर हो जाएगा जो कि उस केस नलिक में उसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई है वो, D इसका होता है कि बहुलक के डेंसिटी कितनी है, और G इसका कहलाता है ग्रेविटेशनल त्वरण। तो ये ज्ञात करके अपन इसका परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है अपनी है वो है श्यानता विधि या विस्कोसिटी मेथड। विस्कोसिटी मेथड में अपन देखते हैं कि बहुलकों के निर्धारण के लिए ये एक अत्यंत सरल विधि है और अत्यधिक सही विधि है, या सरल अपन सही विधि है। तो इस विधि में क्या करते हैं अपन कि इस विधि में विलायक की श्यानता को अपन क्या मान लेते हैं, N0, क्योंकि विस्कोसिटी को दर्शाया जाता है नीटा से। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक की जो श्यानता हो जाएगी वो नीटा 0, तथा बहुलक के विलयन की जो श्यानता है उस विलयन की आपेक्षिक श्यानता यानी कि नीटा R, जिसको अपन क्या कहते हैं, आपेक्षिक श्यानता होगी। तो नीटा R क्या हो जाएगी, नीटा अपॉन नीटा 0। नीटा क्या दर्शाती है, जो कि विलयन की श्यानता को नीटा, और नीटा 0 दर्शाती है विलायक की श्यानता को। तो इन दोनों के अनुपात से अपन क्या ज्ञात करते हैं कि
रिलेटिव विस्कोसिटी ज्ञात होती है, यानी कि विलयन की आपेक्षिक श्यानता को ज्ञात करते हैं। और श्यानता की आपेक्षिक वर्दी को विशिष्ट श्यानता यानी कि नीटा एसपी कहते हैं। यानी कि इसकी आपेक्षिक वर्दी को अपन क्या कहते हैं, नीटा एसपी या स्पेसिफिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होती है, नीटा माइनस नीटा जीरो अपॉन नीटा जीरो। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी आपेक्षिक वर्दी को, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी है वह नीटा आर माइनस 1 के बराबर होती है। यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, नीटा आर माइनस 1, क्योंकि नीटा अपॉन नीटा जीरो क्या होता है, नीटा आर रिलेटिव विस्कोसिटी। तो रिलेटिव विस्कोसिटी -1 बराबर क्या आ जाती है अपनी स्पेसिफिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो एन स्पेसिफिक विस्कोसिटी अपॉन सी, यानी कि प्रति इकाई सांद्रता के लिए अगर अपन विशिष्ट श्यानता को सम्मानित श्यानता कहा जाता है, यानी रिड्यूस्ड विस्कोसिटी कहते हैं। एन स्पेसिफिक अपॉन सी को अपन क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, तथा बहुलक के अणुभार पर यह निर्भर करती है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि जो विलयन की रिड्यूस्ड विस्कोसिटी सांद्रता पर भी निर्भर करती है, अतः यह विलयन की क्या कहलाती है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कहलाती है। जो रिड्यूस विस्कोसिटी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, श्यानता पर डिपेंड होती है। तो श्यानता पर डिपेंड होने की वजह से उसको अपन क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी या फिर अंतः श्यानता कहते हैं। तो अंतः श्यानता बराबर क्या हो जाएगा, एन स्पेसिफिक अपॉन सी। ये क्या हो जाएगी अपनी रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। तो एन आई इससे दर्शाते हैं उसको। तो एन आई को नेज श्यानता या सीमांत श्यानता या अंतः श्यानता कहा जाता है। जब अपन एन स्पेसिफिक अपॉन सी को अगर सी के सापेक्ष आलेखित करते हैं तो अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उस सरल रेखा सीधी रेखा से अपने को प्राप्त होता है कि उसके बीच में जो गैप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसका अंतःखंड। और ये अंतःखंड क्या होती है, बहुलक की इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, यानी कि अंतः श्यानता या सीमांत श्यानता। तो ये वाली जो श्यानता होती है वह उसकी क्या कहलाती है, अंतः श्यानता कहलाती है। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है अपने को, क्योंकि एन स्पेसिफिक अपॉन सी और सी के अंदर ग्राफ खींचेंगे तो ये अंतःखंड किसके बराबर हो जाएगा, अपना इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के बराबर। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि श्रोडिंगर ने ये बताया कि जब बहुलक की जो अंतः श्यानता होती है यानी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी जो होती है तथा उसके अणुभार में क्या होता है कि निम्नलिखित संबंध होता है। तो एन आई इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बराबर के एम एल्फा। अब यहाँ पर क्या है, के और एल्फा जो है वो दोनों स्थिरांक हैं, और इन स्थिरांकों का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी पूर्ण रूप से ज्ञात बहुलक के प्रतिदर्श से अपन विलयनों की एक श्रेणी बना करके उससे अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, एल्फा और के का मान ज्ञात कर लेते हैं। और जब एल्फा और के का मान ज्ञात हो जाता है तो अपन किसी भी बहुलक के लिए उसकी अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो विधि है ये क्या होती है कि उसके मतलब कि भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार दोनों के अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं, या इस विधि के द्वारा अपन mn बार और mw बार के बीच होता है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है अपनी प्रकाश प्रकीर्णन विधि। प्रकाश प्रकीर्णन विधि में क्या होता है, ये प्रकाश प्रकीर्णन विधि जो है वह डेबाई के द्वारा प्रस्तावित की गई। इस विधि में क्या होता है कि जब बहुलकों का अपन अणुभार का निर्धारण करते हैं तो इसमें क्या होता है, यह बहुलक के अणुभार ज्ञात करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या करते हैं कि अणुओं को अपन तापीय गति के कारण किसी निश्चित आयतन में विद्यमान अणुओं की संख्या परिवर्तित होती रहती है। यानी तापीय गति के कारण क्या होता है कि उनके आयतन में जो विद्यमान अणु हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसकी डेंसिटी और उसका अपवर्तनांक में भी क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है। इसीलिए स्वच्छ द्रव्य द्वारा अपन कुछ मात्रा में प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और यदि द्रव्य में कोई विलेय पदार्थ हो तो प्रकीर्णन की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, और बहुलक विलयन में टर्बिडिटी दिखाई देने लगती है। तो इस विधि में प्रकाश प्रकीर्णन मेथड में क्या होता है कि विलयन के अंदर क्या दिखाई देती है, टर्बिडिटी या आविलता दिखाई देना इसका मुख्य कारण है। तो
तो जब अपन आविलता और प्रकाश की तीव्रता के मध्य संबंध देखते हैं तो आविलता को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल टी से दर्शाया जाता है। तो ये हो जाएगा I बराबर I0 E माइनस टी एल। तो यहाँ I0 तो क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता, तथा I विलयन की जहाँ I0 आपतित प्रकाश की तीव्रता है और I और प्रकाश की तीव्रता, तो विलयन की लंबाई जो है L में से गुजरकर परागत प्रकाश की तीव्रता है। यदि I0 और I और L का मान ज्ञात हो तो इस समीकरण से अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, विलयन की आविलता ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस समीकरण के अंदर I जो है वह परागत प्रकाश की तीव्रता है और I0 क्या है, आपतित प्रकाश की, तो L जो हो जाएगी विलयन की लंबाई वाली, यानी जितनी लंबाई का विलयन भरा हुआ है ट्यूब में तो L लंबाई की ट्यूब में भरा हुआ है। तो डेबाई ने बताया कि बहुलक विलयन की जो आविलता है और बहुलक के अणुभार है उसमें निम्न संबंध होता है। तो Hc/T लिमिटिंग C = 0 बराबर 1/m। ये बताया डेबाई ने कि उसकी टर्बिडिटी और बहुलक के अणुभार में जो रिलेशन है। तो यहाँ पर T तो टर्बिडिटी को दर्शाता है और C विलयन की कंसंट्रेशन को। H जो ज्ञात बहुलक है और परिक्षेपण माध्यम के लिए क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जो कि सांद्रता C के साथ अपवर्तनांक में परिवर्तन और प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो इनके लिए जो H का मान जो होगा, यानी कि अपवर्तनांक में परिवर्तन और प्रयुक्त प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तो ये H परिक्षेपण माध्यम के लिए कांस्टेंट है। तो H बराबर क्या आता है, ये वाला मान होता है। तो यहाँ से अपन जब C का मान 0 की ओर अग्रसर होता है तो जब अपन Hc/T का मान 1/m के बराबर होगा तो बहुलक विलयन की सांद्रता को सही रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए अपन क्या लेते हैं कि C की कंसंट्रेशन का मान ज्ञात करते हैं और जब Hc/T और C के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो अपने को अंतःखंड जो प्राप्त होता है वह होता है 1/m के बराबर, यानी कि इसके अंतःखंड का मान कितना होता है, 1/m के बराबर होता है। इससे अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, उस बहुलक का अणुभार ज्ञात होता है। तो इस विधि में क्या होता है कि विलयन में क्या होते हैं, धूल के कण नहीं होने चाहिए, क्योंकि धूल के कणों की वजह से क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो इस विधि के द्वारा प्राप्त बहुलक का जो अणुभार का या अणुभार बहुलक का भार औसत अणुभार होता है। यानी इस विधि से कौन सा अणुभार ज्ञात करते हैं अपन, भार औसत अणुभार ज्ञात करते हैं। और यह विधि जो होती है वह उच्च बहुलकों के अणुभार ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है। तो अब तक अपन ने 3 मेथड देखी, परासरण दाब विधि, शांता विधि और तीसरी प्रकाश प्रकीर्णन विधि। तो इसमें से जो फर्स्ट थी वो थी संख्या औसत अणुभार को, सेकंड जो थी वह संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार के बीच के मान को ज्ञात करती, और थर्ड जो प्रकाश प्रकीर्णन मेथड है वह उसके भार औसत अणुभार ज्ञात करने के काम में ली जाती है।